सारे के सारे चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो मैं एक गो में कराने की कोशिश करूंगा। मतलब हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। अगर मैं sin x, cos x, tan x, cot x, cos x, secant x की डोमेन और रेंज की बात करूं तो ये इनकी डोमेन और रेंज होती है। लेकिन अगर हम इनके इनवर्स की बात करें तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। उसके बाद बात करते हैं दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तब करते हो जब उनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होना चाहिए, इनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल हो। लेकिन अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी एंड मैं स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। आपके अगले 15 से 20 मिनट या 10-15 मिनट मैं चाहता हूं जिसमें आप लोग पूरे के पूरे मैथ्स के फॉर्मूले सारे के सारे चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो मैं एक गो में कराने की कोशिश करूंगा। तो ध्यानपूर्वक इस सेशन को जरूर सुनना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। तो सबसे पहले बिना समय बर्बाद किए हम लोग बात करेंगे अपने रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है उसमें क्या क्या चीज है। सबसे पहले आता है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th ग्रेड में भी पढ़ा है कि अगर आपके पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए के सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जितने पॉसिबल रिलेशन होते हैं उन्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। अब इसमें ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिख सकते हो आसानी से। फिर आता है बेटा इसमें ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जो दो उसके पेयर होते हैं, जैसे किसी भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में x, y इस तरीके से दो पेयर बनते हैं तो इन्हें ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। पहला वाला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करेगा। इमेज और प्री इमेज क्या होता है बेटा? x की जो इमेज है वो y है और y की जो प्री इमेज है उसे x बोला जाता है। क्लियर? फिर आता है बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेशन। रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन एक तरीके का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस, मतलब सेट ए के सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन को रिलेशंस बोला जाता है। रिलेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन में दो तीन चीजें होती है, डोमेन, कोडोमेन और आप लोगों के पास रेंज। डोमेन क्या होता है? जो भी आपके पास रिलेशंस के सेट आएंगे तो जो पहला वाला जो एलिमेंट होगा किसी भी रिलेशन में, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। दूसरा एलिमेंट जो होगा वो आपका रेंज कहलाएगा। और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये जिस सेट से बिलोंग करेगा वो पूरा का पूरा सेट आपका कोडोमेन कहलाता है। ये रिलेशन की कहानी है। अब आप लोगों के पास अलग अलग प्रकार के रिलेशन होते हैं, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। जब किसी सेट के सारे एलिमेंट्स का अपने साथ ही रिलेशन होता है, जैसे अगर ये कोई सेट है 1 2 3 तो 1 इसके जो भी एलिमेंट है 1 का रिलेशन 1 के साथ, यानी कि 1, 1 2, 2 3, 3 जब अपने ही एलिमेंट के साथ कुछ रिलेशन होगा तो उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा। अगर किसी रिलेशन में a, b है तो b, a भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आप लोगों के पास सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। और अगर किसी रिलेशन में a, b है और b, c है तो a, c भी अगर मौजूद है तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ये आप जब इसकी पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैंने डिटेल में एग्जांपल भी समझा है। डिटेल में एग्जांपल मैं नहीं समझाना चाहता हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं 2 दिन बाद अगर आपका पेपर होगा तो आपने शायद ये चीजें पढ़ी हुई हैं। बस मैं आपका एक क्विक रिकैप, क्विक रिवीजन करवाने के लिए यहां पे आया। क्लियर इतनी बात? ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? एक ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट जो रिलेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब क्या है? आप लोगों के पास जो रिलेशंस आते हैं उनमें आप लोगों के पास किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालने को वो बोलता है। जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूं 4, ये कोई रिलेशन है x, y और x - y जो है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए बेसिकली। तो अगर मैं 0 की इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहता हूं तो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, 4 - 0 है ना, 8 - 4, 12 - 8 या 12 - 4, ये सारे के सारे 4 से डिविजिबल होंगे तो उस क्लास को इक्विवेलेंस क्लास बोला जाता है। इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स का सेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा उस क्लास को इक्विवेलेंस क्लास बोला जाता है। क्लियर है? बहुत सवाल पूछे जाते हैं यहां से। फिर उसके बाद ये इक्विवेलेंस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज है जो उतनी खास है नहीं। फिर फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेटा एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स का
सारे के सारे एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज होता है, उनको फंक्शन बोला जाता है। 11th ग्रेड में हमने फंक्शन पढ़ा था। यहां पे हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं, जैसे वन वन फंक्शन है ना। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और ये क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो उसको बोला जाएगा आप लोगों का क्या, वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की मतलब सिर्फ एक ही इमेज, एक एलिमेंट की मतलब 4 अगर 1 की इमेज है तो वो फिर दूसरे की नहीं होनी चाहिए। तो ये आप लोगों के पास वन वन फंक्शन नहीं होगा। अब कोई अगर वन वन नहीं होता है तो उसको मैनी वन बोला जाता है, जैसे एक के बहुत सारे प्री इमेजेस है। फिर आपके पास ऑन टू फंक्शन, इसको सर्जेक्टिव भी बोला जाता है। ये क्या कहते हैं, एवरी एलिमेंट इन को डोमेन शुड हैव प्री इमेज इन डोमेन। हर एक एलिमेंट को डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। जैसे यहां पे 6 की कोई इमेज नहीं है तो ये नहीं होगा, 4 की एक इमेज है, 5 की एक इमेज है, 6 की एक इमेज है, तो ये आप लोगों के पास ऑन टू फंक्शन होगा। 4 की एक इमेज है, 5 की 2 इमेज है ना। तो मतलब हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। और जो ऑन टू नहीं होता है उसे बोला जाता है इन टू फंक्शन। क्लियर, ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आ जाता है कि किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करते हो, वो आप लोगों को पता है। फिर बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को पता है कि अगर मैं sin x, cos x, tan x, cot x, cos x, secant x की डोमेन और रेंज की बात करूं तो ये इनकी डोमेन और रेंज होती है। लेकिन अगर हम इनके इनवर्स की बात करें तो जो यहां पे डोमेन था वो रेंज बन चुका है, जो रेंज था वो डोमेन बन चुका है, ऐसा हमें बोला जाता है। लेकिन जो इसकी डोमेन थी वो रियल थी, रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है। यहां पे रेंज वाला जो कॉलम है और डोमेन वाला जो कॉलम है वो तो सेम रहेगा, लेकिन रेंज यहां पे जो होगी वो आप लोगों की चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो हर जगह पे आप लोगों के बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होते, है ना। वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे इन्वर्टिबल होते, हर पॉइंट पे इन्वर्टिबल नहीं होते। तो ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज पे ये इन्वर्टिबल होते हैं, और इनकी ये डोमेन और ये रेंज आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर है। जब इतना आप लोगों को आ गया तो इसकी कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स वो एक्स के बराबर होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के बराबर होगा, यहां पे एक्स की वैल्यू यहां पे बिलोंग करेगी। उसी प्रकार से ये आप लोगों के पास साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होगा, एक्स की वैल्यू यहां पे बिलोंग करेगी। कुछ और प्रॉपर्टीज है, ये सारे के सारे ये याद रख लेना भैया, है ना। उम्मीद करता हूं ये याद होंगे, है ना। बाकी इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप इन सभी चीजों को, फॉर्मूलों को रिवाइज कर सकते हो। ये कुछ एक्सप्रेशन है, कभी जिंदगी में आप लोगों के पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख जाए, कहां पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप लोगों को डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, कहीं पे भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखे, उनमें आप ये रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर होता है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट बहुत सारे लोग आप लोगों को करवाते हैं, हालांकि उतना यूज नहीं है, तो आप लोग उनको स्किप कर सकते हो। क्लियर है मेरे भाई। फिर बात करते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे जिसमें आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो, एक ऐसे रेक्टेंगुलर एरे में जिसमें आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बेसिकली ऐसे समझ सकते हो। इसमें बेटा कुछ रोज होती है और कुछ कॉलम्स होते हैं, जैसे 2 रो है 3 कॉलम है। अब ये इसी तरीके से लिखा जाता है, रो इंटू कॉलम। इसको बोला जाता है बेटा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, जो होता है वो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है टोटल, तो वो इसके रो इंटू कॉलम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ए आई कॉमा जे से रिप्रेजेंट करता हूं। आई बेटा रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए 1 2, इसका मतलब है कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3, तो A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगी जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा, ऑर्डर सेम होगा, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब इक्वल होंगे तभी वो दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाती है। अलग अलग प्रकार की मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ आप लोगों के पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। यहां पे ये
2 इंटू 3 हो जाएगा ना, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स आप लोगों के पास कोई स्केलर नंबर है, सेम नंबर है, बाकी जीरो है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट्स जीरो। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके पास जीरो हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तब करते हो जब उनका ऑर्डर सेम होता है। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो ना तो आप ऐड कर पाओगे ना सब्ट्रैक्ट। एडिशन कैसा होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। एडिशन इनका कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है, लेकिन इनका सब्ट्रैक्शन ना तो कम्यूटेटिव होता है ना ही एसोसिएटिव होता है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? अगर दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो याद रखना, अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n की है और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास क्या होनी चाहिए? n क्रॉस q की, यानी कि जितने इसमें कॉलम है उतने दूसरी मैट्रिक्स में रोज होने चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है इसका मल्टीप्लीकेशन। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है? ये रो कॉलम, यहां पे इसका एग्जांपल भी दे रखा है, आसानी से आप समझ सकते हो। किसी स्केलर नंबर से अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो जो नंबर है सभी एलिमेंट से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद बेटा बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद मिलती है। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स ये है, अब अगर मैं इसकी रोज को कॉलम बना दूं, कॉलम्स को रोज बना दूं, तो मुझे ए ट्रांसपोज मिल जाएगा। ये इसका सिंबल होता है। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, के इंटू ए का ट्रांसपोज के बाहर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फिर बेटा कोई भी मैट्रिक्स आपस में सिमेट्रिक कब होती है? जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा और ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक देगा। अब आप लोगों के पास एक सवाल आता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको क्या प्रूफ करना है? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि वो स्क्यू, सम ऑफ स्क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के उस फॉर्म में। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से, कोई भी मैट्रिक्स है ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपको सिमेट्रिक देगा, ए माइनस ए का स्क्यू सिमेट्रिक देगा। तो इस फॉर्म में आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का एक नंबर होता है, उस नंबर को डिटर्मिनेंट बोला जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं तो ये -3 इसका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट। मॉड का मतलब ये नहीं होता है कि पॉजिटिव, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट। ऐसे आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अगर कोई 3/3 की मैट्रिक्स है आपके पास, कोई 3/3, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलता है। 3x3 की अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे? कोई भी एलिमेंट के अलोंग, कोई भी रो के अलोंग, कोई भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपैंड कर सकते हो। और इस तरीके से जैसे 1 के अलोंग अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो जिस भी रो और कॉलम का ये पार्ट होगा उसको छोड़ के 8, 2, 5, 1 ये बच गया। ये नंबर लिख दो, साइन लिखे हुए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 4 के साथ कैसा साइन आएगा? नेगेटिव। उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो। अब इनका डिटर्मिनेंट निकालना इजी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, ठीक है। डिटर्मिनेंट आप लोग निकाल देते हो, ठीक है। किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपैंड कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू k की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। और n क्या है यहां पे? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की मैं बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकाल सकते हो? अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला से ही आप उन तीनों पॉइंट से फॉर्म होने वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। कोलिनियरिटी कब होते हैं? कोई भी मैट्रिक्स को कोलिनियर या फिर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? जब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फॉर्मूले से 0 आ जाए, इसका डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। फिर आते हैं बेटा आपके पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स क्या होते हैं? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट का मैं माइनर और कोफैक्टर निकाल सकता हूं। जैसे मान लो मुझे 6 का माइनर निकालना है, ठीक है। कौन से रो का? सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट, यानी कि 6 का मुझे क्या निकालना है? माइनर निकालना है। m का मतलब माइनर।
अब इस 6 में इंक्लूड होने वाली रो और कॉलम को आप हटा दो तो बाकी के जो एलिमेंट्स है वो बच गए हैं, उनका डिटर्मिनेंट निकाल लो, जो भी वैल्यू आएगी वही इसका माइनर होगा। कोफैक्टर क्या होता है बेटा, अगर मैं इस 6 का कोफैक्टर निकालना चाहता हूं तो कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे। आई क्या है, रो, जे क्या है, कॉलम, यानी कि -1 की पावर रो कौन सी थी, 2 + 3 इंटू माइनर कितना आया था, -6 आया था ना। अब ये -1 की पावर 5 यानी कि -1 इंटू -6, तो ये कितना हो जाएगा, कोफैक्टर इसका 6 हो जाएगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का अगर आप उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, लेकिन कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स अगर किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वो हमेशा 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है अगर आपके पास, तो कोई भी मैट्रिक्स में एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, और इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करते हो। एडजॉइंट, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, एडजॉइंट होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। जो भी ए जो आपके पास, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो कोफैक्टर्स ऑफ, जैसे ये मान लो A11 है ना, तो इसका अगर मैं कोफैक्टर निकालूं C11 आएगा, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा यानी कि रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर दूंगा तो वो इसका एडजॉइंट कहलाएगा। क्लियर। इसीलिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की जरूरत होती है। ए इनवर्स क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां पे एडजॉइंट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना है पढ़ लो, क्योंकि मैं भी बोलूंगा आप लोग भी पढ़ोगे तो पीडीएफ में तो खैर है ही। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। अब अगर आपके पास ये 5 मार्क्स का सवाल 101% आएगा कि 3 इक्वेशन दे रखी है उनको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, आपको इनके जो A1 A2 इनका एक मैट्रिक्स बना देना है कोएफिशिएंट्स का, फिर यहां पे x y z लिखना है और फिर यहां पे D1 D2 जो कांस्टेंट टर्म्स है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे किस तरीके से निकालना है बेटा, ये मेरा A है, ये मेरा x है, ये B है, तो x अगर मैं निकालना चाहता हूं तो पहले मुझे A इनवर्स निकालना पड़ेगा, और A इनवर्स कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूले से। तो इसका इनवर्स मुझे पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा B के साथ, और फिर जो वैल्यूज आएंगी वो x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हो जाएंगी। अगर आपके पास ये कुछ कुछ चीजें डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो यूनिक एंड कंसिस्टेंट, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो तो 2 कंडीशंस बनती है, ये चीजें कई बार 1 मार्कर में पूछ लेता हूं। आगे अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूटी की, तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल हो गया तो वो फंक्शन आपका उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर नहीं होगा तो नॉन कॉन्टिन्यूअस। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपने लोअर ग्रेड में 11th ग्रेड में पढ़े हैं लिमिट्स को लेके, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, जब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके पास ये है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके पास ये है। इंपॉर्टेंट चीज, जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, दो फंक्शंस अगर ऐड है तो उनका डेरिवेटिव आपस में सेपरेटली ऐड हो जाता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल लगता है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। डिवाइड हो रहा है तो क्वोशिएंट रूल लगता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर। चेन रूल आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चेन रूल है, जब फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन होता है तो वहां पे चेन रूल आप लोग लगाते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x की पावर n का ये होता है। ये मैं बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप नोट कर लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट्स तो जब आप पीडीएफ से डाउनलोड करोगे तो वहां तो मिल ही जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अगला आप लोगों के पास 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप लोगों के पास, देखो डिफरेंशिएशन में आपके पास 4 प्रकार के फंक्शन होगा। एक होगा इम्प्लिक्ट फंक्शन, जो ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें वेरिएबल्स x और y मिक्स हो जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, 1 मार्कर 2 मार्कर, इनका डेरिवेटिव निकालना। लॉगरिथमिक फंक्शन, जब आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, है ना, या फिर मतलब इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाए आपके पास, तो इसमें लॉग यूज होता है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके आप उसको डिफरेंशिएट करते हो।
बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं अपने मैराथन्स में, नहीं किए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पैरामेट्रिक फंक्शन, इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, ये इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। बहुत बार आप लोगों के पास ऐसे सवाल आते हैं साइन एक्स को लॉग के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो यू और वी में आप लोग इनको ब्रेक करके इसको अलग, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, आता है एग्जाम में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप 2 बार डिफरेंशिएट करते हो तो उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। क्लियर? ये वही एक्सप्रेशन है जो मैंने आपको पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी बताए थे। अगर कहीं पे ये एक्सप्रेशन दिख जाए तो ये इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को इजी बना सकते हो। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जब x के इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपका y भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो अगर मेरा dy by dx वही बेसिकली आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होता है। अगर dy by dx पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या है कि y इंक्रीज होने के साथ साथ, x के इंक्रीज होने के साथ साथ y भी इंक्रीज हो रहा है। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो x के बढ़ने के साथ y डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर कभी कभार सवाल आ जाता है, वो फॉर्मूला लगा सकते हो। इंक्रीजिंग फंक्शन अगर dy by dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डिक्रीजिंग फंक्शन अगर dy by dx लेस देन इक्वल टू 0 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर dy by dx ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर dy by dx लेस देन 0 है। कांस्टेंट फंक्शन अगर dy by dx 0 के बराबर है और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ऐसा वाला फंक्शन हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म। मैक्सिमा मिनिमा आप कैसे निकालोगे? मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास ये ग्राफ है, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस पॉइंट को मैक्सिमम बोला जाता है या मैक्सिमा बोला जाता है। तो सी क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमा। फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है जी। उसी तरीके से जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाए उस पॉइंट को मिनिमा बोला जाता है और इस फंक्शन की वैल्यू को आपका वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू बोला जाता है। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए वो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर फंक्शन का पॉइंट चेंज, साइन चेंज नहीं हो रहा है तो वो आपका ना तो मैक्सिमा बताएगा ना मिनिमा बताएगा, उसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव करने पे पॉजिटिव आ जाए तो वो मैक्सिमा नहीं भाई, मिनिमा होता है। ठीक है जी। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? मिनिमा हो जाएगा। और अगर नेगेटिव आ जाए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप लोगों के पास f' जीरो आ जाएगा तो और डबल' भी जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, तो आपको वापस से पीछे जाना पड़ेगा, पीछे यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। क्लियर? इंटीग्रल्स के इंटीग्रेशन में आप लोग ये एक एग्जांपल के थ्रू चीजों को सॉल्व करके भी बताया है ना? ये एक एग्जांपल के थ्रू भी चीजों को सॉल्व करके बताया है कि जैसे ये एक फंक्शन था, फिर कैसे वो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई तो मैक्सिमा हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, दोनों टेस्ट करके दिखाए गए। तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग एक बार। ठीक है जी। चल, उसके बाद बेटा इंटीग्रेशन में सिर्फ फॉर्मूले हैं, सिर्फ फॉर्मूले हैं, सिर्फ फॉर्मूले हैं, सिर्फ फॉर्मूले हैं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो नोट्स डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सिर्फ फॉर्मूले हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले। ठीक है जी। बात करते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स में आप लोगों के पास 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, एक पार्शियल फ्रैक्शन से और एक बाई पार्ट से सॉल्व होगा। सब्स्टिट्यूशन में आप लोगों को चीजों को सब्स्टिट्यूट करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन ये आप लोगों के पास लिखे हुए हैं, वही हैं जो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था। पार्शियल फ्रैक्शन में ये कुछ फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स को याद रखना। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा उसको आप ऐसे ब्रेक करोगे, इस फॉर्म में होगा ऐसे ब्रेक करोगे, इस फॉर्म में होगा ऐसे ब्रेक करोगे, इस फॉर्म में होगा इस फॉर्म में ब्रेक करोगे। यहां पे इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। उसके बाद बाई पार्ट्स पे क्या होता है? जब 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है तो अगर मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करूंगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन। और ये इनका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं? आइलेट के बेसिस पे। यानी कि अगर कहीं पे लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उधर की जाते हुए तरफ सेकंड फंक्शन, तो ये मेरा सेकंड हो जाएगा या फर्स्ट हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से निकल कर आया है। अगर कहीं पे e की पावर x fx प्लस f'
अगर वो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वहां पे मौजूद है तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, वहीं से निकल कर आया था। बाकी डेफिनाइट इंटीग्रेशन के ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप लोग नोट कर लेना, है ना, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप लोग नोट कर लेना। इंटीग्रेशन खत्म। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आप लोगों के पास चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन के नहीं है भाई इसमें। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन में वही ऑर्डर और डिग्री वाला सीन होता है ना। ऑर्डर क्या होता है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितनी बार वो सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव हुआ है वो ऑर्डर कहलाएगा। डिग्री क्या हो जाता है बेटा, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी डिग्री कहलाएगी। फिर बात करते हैं वेक्टर्स में, तो वेक्टर्स में आप लोगों के पास सबसे पहले ए और बी का अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका वेक्टर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास ए बी वेक्टर। ठीक है जी, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हो। एक लाइन सेगमेंट की बेसिकली लेंथ होती है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट दे रखा है एक्स वाई जेड, तो ओरिजिन से उस पॉइंट का जो वेक्टर होगा उसको पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, फ्री वेक्टर, नल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर। डेफिनेशन लिखी हुई है, उतना यूज नहीं आता है। ठीक है जी, इस चैप्टर में फॉर्मूला नहीं है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स है। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि मान लो कोई ए वेक्टर है, अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं यूनिट वेक्टर बात करूं एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, तो आई का कैप एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग और के कैप जेड एक्सिस के अलोंग आपके यूनिट वेक्टर। कंपोनेंट फ्रॉम पोजीशन वेक्टर, देखो कंपोनेंट फ्रॉम पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि मान लो आपका कोई पोजीशन वेक्टर है ओपी वेक्टर, इसका मॉड हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक स्केलर कंपोनेंट, एक वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू होगी, और वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, जो इसकी डायरेक्शन भी बताएगा कि एक्स आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, जेड के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि कैसे 2 वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। 2 वेक्टर्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो उनके बीच का मतलब उस वेक्टर को लिखा कैसे जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। इनका अगर मॉड निकालना है तो ऐसे मॉड निकाल लोगे। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर यहां पे एग्जांपल के थ्रू भी समझाया गया है। 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल या कोलिनियर होंगे अगर ये रेशोज सेम होंगे, तो सब कुछ बताया, ऐड कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा। सेक्शन फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, वही वेक्टर के केस में भी होगा, m इंटू बी वेक्टर n इंटू ए वेक्टर r वेक्टर, है ना, डिवाइडेड बाई m प्लस n r वेक्टर के बराबर होगा। ये जो r वेक्टर, और ये a b और r पोजीशन वेक्टर है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो वो फॉर्मूला लग जाएगा प्लस की जगह माइनस। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर एल एम और एन, 3 ऐसे नंबर्स होते हैं जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के बराबर होते हैं। अल्फा एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल किसी वेक्टर का, बीटा वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल किसी वेक्टर का, और गामा जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल किसी भी वेक्टर का। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। ये इनके डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बता रखा है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ए बी और सी, और ए बी और सी और एल एम और एन के बीच में ये रिलेशन होता है। क्लियर, ठीक है, ठीक है जी। फिर इसमें आता है बेटा आपके पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये इनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस है, ये इनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस है, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि जो डायरेक्शन के साथ चलता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, डायरेक्शन को बता रहा है। ये इनकी कुछ ऑब्जर्वेशन है, एग्जांपल्स भी दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, तो इनके नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। 3D में क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वही चीज है ना। वेक्टर और 3D सिमिलर है, वेक्टर आता है तो 3D भी आ जाएगा। ठीक है जी, ये पढ़ा हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर आपके पास एक पॉइंट दिया गया है और वो जो पॉइंट है पैरेलल वेक्टर भी आप लोगों के पास दिया गया है। एक बी वेक्टर है जो कि पैरेलल वेक्टर है किसके, ए पी, ए वेक्टर के पैरेलल है,
ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर के पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 z1, ये गिवन पॉइंट्स होंगे, ये गिवन पॉइंट्स नहीं होंगे। आर वेक्टर हमें निकालना है, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहां पे लिखा हुआ है बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, जिसका हमें इक्वेशन निकालना है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, x माइनस x1, x1 गिवन होगा, a गिवन होगा, y1 गिवन होगा, b गिवन होगा, z1 गिवन होगा, c गिवन होगा। कहां से, a b c, यहां से x1 y1 वो वहां से, ठीक है जी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, अगर दो गिवन पॉइंट्स है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उसका पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा a b वेक्टर, या फिर r वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू a b वेक्टर। तो यहां से आप लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स दे रखे तो उनका पोजीशन वेक्टर। कार्टेशियन इक्वेशन याद रखना बहुत जरूरी है, x माइनस x1 x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्लियर, ठीक है। फिर बेटा दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल, अगर मान लो आप लोगों के पास कोई एक्यूट एंगल है, तो दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, दोनों की इक्वेशन निकाल लो। फिर इनमें जो B1 और B2 वेक्टर होंगे, जो पैरेलल वेक्टर होंगे, इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है वैसे, उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब उनके मॉड का मल्टीप्लाई। अगर आपके पास परपेंडिकुलर या पैरेलल लाइंस है, तो अगर इनके पैरेलल, ये जो B1 और B2 जो दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो आपके पास लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। और अगर इनका रेशोज सेम होगा, या B1 वेक्टर लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर के इक्वल है, तो आपके पास वो कैसा हो जाएगा, आपके पास पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर मैं दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में ये वाली कंडीशन भी अप्लाई हो जाती है। पैरेलल लाइन से तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, a1 वेक्टर b1 वेक्टर क्या है, क्या चीजें हैं, b वेक्टर इनके पैरेलल कोई वेक्टर गिवन होगा। स्क्यू, अगर आपके पास कोई लाइन स्क्यू है, यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग है, नॉन पैरेलल लाइंस है, तो उस केस में आपके पास जैसे ये है, यहां पे L1 लाइन है, L2 लाइन है, ये B1 वेक्टर इसके पैरेलल, B2 वेक्टर इसके पैरेलल, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकाल लोगे। क्लियर है, सारा कुछ लिखा हुआ है, नोट्स डाउनलोड कर लो, सब मिल जाएगा। एलपीपी में आप लोगों के पास बेटा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रूफ करना होता है। कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कुछ नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। इनका ग्राफ आप लोगों को बनाना है। अगर आपके पास बाउंडेड फिजिबल रीजन आ जाए, तो जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं में मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएगा आपको, है ना। उन पॉइंट्स पे z की वैल्यू चेक कर लो, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मैक्सिमाइज हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी वही मिनिमाइज हो जाएगा। अगर ऐसा आ जाए, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ जाए, तो ध्यान से सुनना, अब जरूरी नहीं है कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आपका वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज आएगा। अगर मान लो कहीं पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया या मिनिमम वैल्यू आ गया, तो अब आप लोग क्या करोगे, ओपन हाफ, मतलब जो आपके पास जो इनइक्वालिटी दे रखी होगी z की, है ना, जो आपके पास z दे रखा होगा, उसकी जो इनइक्वालिटी होगी, ये जो z आप लोगों के पास दिया गया होगा, है ना, एक इक्वेशन दी गई होगी ax प्लस by, तो उसकी जब इनइक्वालिटी से आप चेक करोगे, तो वहां से आपके पास मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की वैल्यू का पता चल जाएगा। ठीक है, अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो वही आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है, तो ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ना ही आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल पाओगे। क्लियर है, ठीक है, खत्म। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप लोग ढंग से करोगे तो। सबसे पहले आपके पास आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये बचपन में पढ़े हुए आपने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से शुरुआत करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जब आपके पास गिवन हो कि दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक एग्जांपल के थ्रू यहां पे समझाया भी गया है, समझ के अच्छे से कर लेना। देखो अभी इतना टाइम नहीं है, मैं एक एक सवाल को यहां पे सॉल्व करा के या चीजों को करवा के सॉल्व कराऊं, है ना, क्योंकि मैंने मैराथन्स में ऑलरेडी ये चीजें करवाई हुई। अब उसको बाहर से फिर दोबारा से रिपीट करना कोई मतलब पॉइंट नहीं है। ये सेशन इज ओनली फॉर योर क्विक रिवीजन, एक मतलब जिसमें सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट्स, अच्छा ये चीजें इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रॉपर्टी ये होती है, कंडीशनल प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी ये होती है। एक एग्जांपल के थ्रू, बहुत प्यारे एग्जांपल के थ्रू मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन भी किया। फिर आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही भाई है। अगर मैं नीचे वाले को इधर भेज देता तो ये हो जाता। इसका मतलब क्या है, अगर दो इवेंट एक साथ हो,
बहुत बार हमने लोअर ग्रेड में भी किया ये, है ना, लोअर ग्रेड में भी किया, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहां पे समझाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ई इवेंट के होने से एफ इवेंट में कोई फर्क नहीं पड़े तो उन्हें इंडिपेंडेंट इवेंट बोला जाता है और इनका इंटरसेक्शन इनके मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लोगों के पास आती है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर कोई सैंपल स्पेस है एस, उसके अंदर E1, E2, E3, E4, E5 इवेंट्स हो रहे हैं और ए कोई इवेंट है, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होना चाहिए, इनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। ए कोई इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब अगर मैं उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1 हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E2 हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E3 हो चुका है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E4 हो चुका है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E5 ऑलरेडी हो चुका है। बेस थ्योरम क्या कहती है, लेट आपके पास इवेंट ए है जो ऑलरेडी हो चुका है, बेस थ्योरम यहीं से निकल कर आया है, E1, E2, E3 तीन आप लोगों के पास ये टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा। अब मुझे E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहां पे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, यहां पे E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो E1 इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आया है। फिर इसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये ऐसे, तो बेस थ्योरम भी खत्म। बेस थ्योरम के ऊपर कोई सवाल है क्या? हाँ होगा ना, नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, आप कर लेना, बहुत सारे सवाल कराए। रैंडम वेरिएबल क्या होता है आप लोगों के पास आते हैं, यहां से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बेसिकली सवाल आते हैं। रैंडम वेरिएबल आप लोगों के पास एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर मैं किसी कॉइन को 2 बार उछालूं, है ना, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल, तो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स बताता है। जैसे अगर मैं इसमें देखूं तो कितनी बार हेड है, 2 बार, तो एक्स क्या हो जाएगा 2, इसमें हेड 1 बार, मतलब एक बार हेड के आउटकम्स कौन कौन से ये हैं, 0 बार हेड का आउटकम कौन सा है, ये है। अब अगर मैं इन रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी को देखूं तो वही आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्लियर है, ये चीज है। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।